हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के इकाई 1 से संबंधित अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय एवं परिभाषाएं जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का परिचय जान लेते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ तथा शास्त्र। अर्थ का अभिप्राय धन से होता है, जबकि शास्त्र का अभिप्राय किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन से होता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर धन के संबंध में अध्ययन अर्थशास्त्र में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर यह है कि लोग धन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं अथवा पूर्ति करते हैं। अतः धन क्या है, धन कैसे प्राप्त होगा, धन का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा जिससे लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सकेगा, इन सभी बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र या धन का विज्ञान कहा जाता है। अतः अर्थशास्त्र का अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स है। यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे इकोनॉमी धन, इक्स। इसमें इकोनॉमी का अर्थ मितव्ययिता से है तथा इक्स एक प्रत्यय है या सफिक्स है जो इकोनॉमी शब्द के साथ जुड़ा है। अतः इक्स प्रत्यय जिन शब्दों के साथ जुड़ा होता है उसकी प्रकृति विज्ञान की जैसी होती है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स। इन सभी शब्दों के अंत में इक्स जुड़ा है और ये सभी विज्ञान की श्रेणी में आते हैं और इन सभी विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र मितव्ययिता का विज्ञान कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, जबकि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र हमें यह बतलाता है कि इन सीमित साधनों को इस प्रकार मितव्ययिता पूर्वक प्रयोग किया जाए जिससे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके या आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। एडम स्मिथ के पूर्व के विद्वानों जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया था और राजनीतिक क्रियाकलापों तक सीमित रखा था। लेकिन बाद में 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन हुआ, जिसमें अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ के समर्थक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय तक अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रकाशन सन 1891 में हुआ, जिसमें इसे अर्थशास्त्र का नाम दिया गया। एडम स्मिथ और इनके समर्थक अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं। इसमें जेबी से डब्ल्यू वाकर एवं नासो सीनियर का नाम आता है। अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या है इसको जानेंगे। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण सारणी बनाया गया है। जैसे पहला है धन संबंधी परिभाषाएं, ये एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषाएं, इसको मार्शल ने प्रस्तुत किया है। तीसरा परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, जिसको रॉबिन्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चौथा है इच्छा की लोप संबंधी परिभाषाएं, प्रोफेसर जे.के. मेहता ने प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार से पांचवा विकास केंद्रित परिभाषाएं, प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन संबंधी परिभाषाएं एडम स्मिथ के अनुसार
अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के स्वभाव व प्रकृति एवं इसके कारणों की जांच करता है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, और वाकर कहते हैं अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अब इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि या इनकी विशेषताएं सामने आता है। नंबर 1, अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक मनुष्य की कल्पना किया गया है, अर्थात मनुष्य आर्थिक क्रियाएं केवल धन कमाने के लिए ही करता है, ऐसा एडम स्मिथ की मान्यता है। दूसरा, राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि पर निर्भर करती है। तीसरा, धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मान लिया गया है। चौथा, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए धन को प्रमुख साधन माना गया है। इस परिभाषा के बावजूद इसका आलोचना किया गया है। जैसे पहला, धन को आवश्यकता से अधिक बल देना, जैसे अर्थशास्त्र को रोटी मक्खन का विज्ञान मान लिया गया है। दूसरा, धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में है, जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से ही आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, ऐसा मानना है, जबकि मानव जीवन में अन्य सेवाएं भी आवश्यक होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि। तीसरा, आर्थिक मानव की कल्पना किया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मानव सिर्फ धन कमाने के लिए ही कार्य करता है, अतः इसमें दया, प्रेम, रहम, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। उसी प्रकार से चौथा आलोचना है अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित होना। इस परिभाषा में धन शब्द का प्रयोग सिर्फ भौतिक वस्तुओं के रूप में ही किया गया है, अभौतिक सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। अब अगला परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसको मार्शल ने प्रस्तुत किया है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। अतः मार्शल, पिगू एवं कैनन ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान मानते हैं। जैसे एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं, उसी प्रकार से मार्शल, पिगू, कैनन अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान मानते हैं। विशेषताएं। पहला विशेषता है प्रोफेसर मार्शल राजनीतिक अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र का नाम दिया है। दूसरा, धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। मार्शल ने कहा है कि धन व्यक्ति के लिए होता है, न कि व्यक्ति धन के लिए। तीसरा, मनुष्य के साधारण क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। चौथा, सामाजिक मानव का अध्ययन होता है। पांचवा, वास्तविक एवं सामान्य मानव का अध्ययन होता है। छठवां, व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा के बावजूद आलोचना किया गया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। पहला, मानवीय क्रियाओं को साधारण एवं असाधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में बांटना अनुचित, क्योंकि कोई कार्य एक व्यक्ति के लिए साधारण हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो असाधारण भी हो सकता है। दूसरा आलोचना है अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी है। तीसरा आलोचना है केवल भौतिक कल्याण की धारणा गलत है, क्योंकि अभौतिक कल्याण संबंधी कार्यों का भी अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। चौथा, कल्याण की अनिश्चित धारणा, क्योंकि युद्ध काल में मानवीय कल्याण बढ़ने की अपेक्षा घटता है, क्योंकि सारे पैसे जो हैं युद्ध क्षेत्र में लगाए जाते हैं, तो इस तरीके से युद्ध काल में मानवीय कल्याण बढ़ने की अपेक्षा घटता है, केवल भौतिक कल्याण का ही अध्ययन नहीं होता। पांचवा, कल्याण की अवैज्ञानिक धारणा। मार्शल अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण में वृद्धि करने का इंजन माना है, क्योंकि कल्याण की धारणा आत्मगत होती है, न कि वस्तुगत। अतः कल्याण वह संतुष्टि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, जिसको रॉबिन्सन ने प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन उद्देश्यों
और सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं के परस्पर संबंधों के रूप में करता है। इस परिभाषा से मुख्यतः 4 बातें आती हैं। पहला, आवश्यकताओं का अनंत होना। दूसरा, आवश्यकताओं का समान न होना। तीसरा, साधनों का सीमित होना। और चौथा, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। जैसे दूध पीने का काम आता है, साथ ही चाय, मीठा, पनीर, दही आदि बना सकते हैं। विशेषताएं। पहला विशेषता है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य का व्यवहार के एक आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य का व्यवहार के एक आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इस आर्थिक पहलू का संबंध चुनाव करने से होता है। तीसरा, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या मान कर प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। चौथा, चुनाव करते समय हमारा उद्देश्य अपने सीमित साधनों के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। पांचवा विशेषता है, रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक कल्याण से पूर्णतः मुक्त है। छठवां, इनके अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है। सातवां विशेषता है, रॉबिन्स की परिभाषा में सार्वभौमिकता का गुण है। यह सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था में लागू होता है। इसका भी आलोचना किया गया है। पहला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक बना दिया गया है। इससे अर्थशास्त्र एक अव्यवस्थित विज्ञान बन गया है। दूसरा, कल्याणवादी धारणा को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। जैसे प्रोफेसर का जो विचार है वो कल्याणवादी विचार है, इसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। तीसरा, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होना। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है, यह कहना उचित नहीं है। साधन और साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट न होना, क्योंकि आज जो साध्य है वो कल साधन बन सकता है। आज एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है, कल के दिन में वो इंजीनियर बन सकता है। तो विद्यार्थी था तो साध्य था, लेकिन वो जब पढ़कर इंजीनियर बन जाता है या कोई प्राध्यापक बन जाता है तो वो साध्य हो जाता है। पांचवा, आर्थिक समस्या का जन्म केवल सीमितता के कारण ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि आर्थिक समस्या का जन्म जो है अधिकता या बहुलता के कारण हो सकता है। अब है अंतिम, इच्छा की लोभ संबंधी परिभाषाएं। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य केवल संतुष्टि में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है। वास्तविक सुख की वृद्धि इच्छाओं में वृद्धि करके नहीं, बल्कि इच्छाओं में कमी करके हो सकती है, ऐसा मेहता का मानना है। मेहता की परिभाषा जो है निम्न तत्वों पर आधारित है। पहला, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। दूसरा, अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। तीसरा, इच्छाओं की चुनाव की समस्या। मनुष्य के मन में बार बार इच्छाएं पैदा होते रहती है और कोई भी व्यक्ति एक ही समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, जिससे इच्छाओं की पूर्ति की समस्या हमेशा मनुष्य के सामने उत्पन्न होते रहता है। चौथा, मानव व्यवहार। प्रोफेसर मेहता के अनुसार मानव व्यवहार अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक विषय है। मस्तिष्क की बेचैनी अथवा मानसिक असंतुलन दशा का परिणाम है। इच्छा की त्याग कर असंतुलन को दूर किया जा सकता है। पांचवा, मानसिक संतुलन। मनुष्य हमेशा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, क्योंकि असंतुलन से उसे मानसिक पीड़ा होती है। इनकी परिभाषा का भी आलोचना किया गया है। नंबर 1, मेहता की परिभाषा कल्पना पर आधारित है। व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए इच्छाओं का त्याग करता है, ये उचित नहीं। दूसरा, काल्पनिक व्यक्ति की कल्पना किया गया है इसमें परिभाषा में। तीसरा, अर्थशास्त्र अपने विनाश का बीजारोपण स्वयं बोता है। प्रोफेसर मेहता की यह धारणा गलत है। चौथा, अधिकतम संतुष्टि का लक्ष्य उचित नहीं है। अंतिम परिभाषा के रूप में है विकास केंद्रित परिभाषाएं।
जिसको प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उसको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं, ऐसा वे चाहें मुद्रा का प्रयोग करें अथवा ना करें। विशेषताएं। पहला विशेषता है निर्णय करने अथवा चुनाव करने की समस्या की मान्यता। प्रोफेसर रॉबिन्स की भांति प्रोफेसर सैमुअल्सन की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले चुनाव की समस्या अथवा निर्णय करने की समस्या को आर्थिक समस्या मान लिया गया है। दूसरा, उत्पादन के साथ वितरण एवं उपभोग की समस्या को भी महत्व दिया गया है। तीसरा, प्रोफेसर सैमुअल्सन अर्थशास्त्र की परिभाषा में आर्थिक विकास को भी सम्मिलित किया है। चौथा विशेषता है इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय लागू रहता है। और अंतिम विशेषता है इनके परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रायोगिक अध्ययन को शामिल किया गया है। अंत में निष्कर्ष के रूप में पहुंचते हैं पांचों परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं, प्रोफेसर मार्शल भौतिक कल्याण का विज्ञान मानते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स सीमित साधनों के विज्ञान मानते हैं तथा प्रोफेसर मेहता आवश्यकता विहीनता के विज्ञान मानते हैं। किंतु इन सभी में प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा जो है विकास केंद्रित परिभाषा है, जो कि अधिक उपयुक्त एवं वैज्ञानिक है। इस प्रकार आज का हमारा अध्यापन का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।